हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्री में अपने जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड लेक्चर करेंगे। तो पहले लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने बेसिक्स कवर किया था ज्योमेट्री के, बिल्कुल बेसिक्स, जैसे कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, जो कि बेसिकली ज्योमेट्री का बेस बनाते हैं। कि लाइक ये सब तो पता ही होना चाहिए, चाहे उसके बाद फिर हम ट्रायंगल्स पढ़े, सर्कल्स पढ़े या फिर पॉलीगन्स पढ़े, कोई भी चीज़ पढ़े उसमें, लेकिन हम लोग को वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा। तो इसी तरह ट्रायंगल के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि मोस्टली एसएससी में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल से भी आते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं सर्कल के भी आते हैं। तो ऐसा है कि सर्कल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्कल के क्वेश्चंस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, उसी तरह से ट्रायंगल के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो आज हम लोग ट्रायंगल के उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। बाकी डिटेल में, जैसे कि ट्रायंगल में भी कई पार्ट होते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी आ गया, फिर सिमिलैरिटी आ गया, जिससे उन सब से भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो सब हम लोग किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग बेसिक्स, जो कि हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा सर्कल्स में, और ट्रायंगल्स के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोग को ये हेल्प करेगा। ओके। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो तरीके से। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को एक हो सकता है, हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे। एंड सेकेंड जो हमारा डिफरेंशिएशन है, वो हम लोग कर सकते हैं साइड के बेसिस पे, कि साइड की लेंथ कैसी है। इन दो बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल्स को डिवाइड करते हैं। अगर हम एंगल्स के बेसिस पे देखें, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल हमने कल ही पढ़ा था कि अक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं। इसके बाद एक आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और तीसरा एक आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमने कल पढ़ा था कि 90 डिग्री से जो 180 डिग्री के बीच में होते हैं। एंड रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल नहीं होते, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स हमें जैसे कि बेसिकली पता है कि 180 डिग्री होते हैं। तो कोई भी एंगल जो ट्रायंगल का होता है वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम लोग साइड के बेसिस पे देखें, तो हम लोग का तीन तरह का ट्रायंगल आता है। पहला आता है स्केलीन ट्रायंगल, सेकंड आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक हमारा आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बेसिकली डिवीजन हो गया ट्रायंगल्स का। ये एंगल के बेसिस पे हो गया, ये साइड्स के बेसिस पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में कि एक एक क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, एज द नेम सजेस्ट, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो जिसके तीनों एंगल्स जो है, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब सारा ही जो एंगल उसका है वो कैसा है, अक्यूट एंगल है। तो इस केस में हम लोग इसको अक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। तो एक एंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड बाकी दोनों ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम होंगे, ये वाले और ये वाले एंगल। लेकिन एक एंगल जो हमारा है ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम आएगा, देन पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाता है धीरे धीरे। ये वाला ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे अभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जो एंगल के बेसिस पे डिवीजन था हमारा, ये आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से कम ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों को जोड़ के हमें 180 डिग्री करना होता है। तो ये जिसको नहीं भी पता है ये बता दे रहे हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कई क्वेश्चंस तो इसी बेसिक कंसेप्ट से बन जाते हैं।
कई बार एंगल्स हमें रेशियो में दिए होंगे या उनके बीच में रिलेशन दिया होगा और बोल देगा कि उनको फाइंड करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ एंगल्स, मतलब तीनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन ऑफ ट्राइंगल्स हो गया ऑन बेसिस ऑफ कि एंगल्स के बेसिस पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साइड्स के बेसिस पे क्या हो सकता है। सो साइड्स के बेसिस पे हम लोगों ने तीन तरह का पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलीन ट्राइंगल ये होता है कि जिसके तीनों साइड, ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। मतलब तीनों ही उसके साइड्स का लेंथ अलग अलग होता है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कुछ भी हाइपोथेटिकल लिया गया है कि तीनों जो उसके साइड्स है वो अलग अलग लेंथ के होंगे, सेम लेंथ के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलीन ट्राइंगल। सेकेंड जो हमारा आ जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड जो होते हैं इनका लेंथ बराबर होता है। मान लेते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये कुछ भी हो सकता है, ये 8, 10 कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो गया? टू साइड्स आर इक्वल। अब दो साइड अगर इक्वल है तो इसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ये हो जाता है कि ये जो साइड है, मान लेते हैं ये साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल, साइड के ऑपोजिट एंगल। तो ये अगर साइड है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। एंड इस वाले साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। मान लेते हैं अगर ये 50 डिग्री हुआ तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन बराबर होंगे। इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि बेस एंगल्स आर इक्वल। दो एंगल इक्वल होंगे और बाकी तीसरा वाला कुछ भी वैल्यू जो 180 डिग्री से माइनस करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बेस एंगल बोल देते हैं, और ये जो बच जाता है इसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोल देते हैं। वर्टिकल एंगल बोल देते हैं। ठीक है तो ये सब हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेकर। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारा क्वेश्चन बन जाता है। एंड इसमें फिर आगे और हम लोग डेप्थ में जाएंगे, लेकिन वो किसी इस लेक्चर में थोड़ा बहुत जाएंगे और बाकी किसी और लेक्चर में हम लोग देखेंगे जिसमें ट्रायंगल्स को और डेप्थ में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह के बारे में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि तीनों साइड्स उसके बराबर होंगे। तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब साइड्स तीनों इक्वल है तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल हो जा रहा है, तो इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल तीनों इक्वल होते हैं। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, और इसके वैल्यू क्या होंगे? ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री होता है। हर एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया स्केलीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स को हमने बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया, एक एंगल्स के बेसिस पे। एंगल्स के बेसिस पे हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया, देन राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, एंड देन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आ गया। एंड साइड्स के बेसिस पे हमारा स्केलीन ट्रायंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाता है, एंड प्लस ये आगे चल के फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का भी बेस बनाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक ही चीज हमने पढ़ा, एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। वन एंगल ऑलवेज हैज टू बी 90 डिग्री। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है, तो यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है।
90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। एंड बाकी दोनों एंगल जो है दे विल बी लेस देन अदर टू एंगल्स ये जो होंगे ये लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये तो एंगल का बात हो गया। अब इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड्स होता है, जैसे ए बी बी सी और ए सी, तीन साइड है इस ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये तीन जो साइड्स है इसके बीच में एक रिलेशन आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम देखने से पहले हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा तीन चीज होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। पहला होता है हाइपोटेनस जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा परपेंडिकुलर जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। एंड एक होता है बेस जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तीनों आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा है। तो सबसे इजी होता है आइडेंटिफाई करना हाइपोटेनस वो साइड होता है जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट हो। 90 डिग्री के ऑपोजिट यानी ये अगर 90 डिग्री है, मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट यानी कि ये वाला, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट। एंड बाकी जो दो बच गए इनमें से बेस होता है एक हो जाता है परपेंडिकुलर। ये बेस और परपेंडिकुलर जो है ये इंटरचेंजेबल होता है, मतलब ये वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा यही बेस रहेगा या ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका जो मेजर आइडेंटिफिकेशन है बेस और परपेंडिकुलर का, ये हमारे लिए उतना कंसर्न अभी नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ते हैं तो फिर हम लोग को फिर पता करना होगा कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा इग्नोर भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम का क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये लेंथ है तीनों की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इनफैक्ट ट्रायंगल्स में काम आएगा, सर्कल्स में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, उसके बाद भी कहीं भी काम आ सकता है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी के लिए हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं अभी के लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम लोग आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि मतलब इन दोनों को अलग से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग का अगर मान लेते हैं हाइपोटेनस है, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू मान लेते हैं 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 4 है एंड बेस की वैल्यू 3 है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो ये हो गया 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 9। सो हमारा RHS भी जो है वो 25 के बराबर आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने देख लिया, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन यही है कि दो साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का, तीसरा साइड हमें निकालना है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, एच मान लेते हैं दिया हुआ है, पी दिया हुआ है एंड बी हम लोग को निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं एच का वैल्यू हम लोग को 13 दिया हुआ है एंड पी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, हम लोग को बी का वैल्यू नहीं पता है। देन उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता था, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एच है हमारा यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी है हमारा 12 यानी 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस बेस का स्क्वायर।
तो ये 144 अगर उस साइड जाके माइनस होगा तो 25 हमारा हो जाएगा बेस का स्क्वायर एंड 5 हो जाएगा हमारा फाइनली बेस। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में बहुत ना रिपीटेड से नंबर्स होते हैं, जैसे लाइक ये 3 4 5। इस तरह के जो रिपीटेड और हमेशा बार बार यूज होने वाले नंबर्स है ना, उनको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अगर इधर हो गया तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं ना कि ये कुछ 5 7 ट्रिपलेट्स है, इनको याद रखते हैं। इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा कैलकुलेशन, जो इतना सारा लंबा कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे करना पड़ा, इससे हम लोग का टाइम बच जाता है। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोगों ने सबसे पहला ट्रिपलेट देखा था पीछे कि 3 4 एंड 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इस पाइथागोरस थ्योरम को। देन इसके मल्टीपल में जो भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें सारे नंबर्स को, तो 6 8 और 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 12 एंड 15, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 16 एंड 20, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये चलता जाएगा आगे, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिकली 3 4 ये जो है ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो बार बार रिपीट हो जाते हैं हम लोग के, जैसे कि एक हम लोगों ने ये देखा 5 12 और 13। इसमें अब ट्रिपलेट में करना क्या है कि मान लेते हैं हम लोग को 2 साइड दिया हुआ है, 5 और 13 दिया हुआ है, तो पूरा कैलकुलेशन करने की जगह अगर हमको याद है कि ये वाला ट्रिपलेट है, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो साइड है वो 12 होगा। तो ये बैठ के ऐसे याद करने का नहीं है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करते करते ये दिमाग में बैठा लेना है, जिससे कि कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बच जाता है हम लोग का। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट हमारा होता है 8 15 और 17। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है 7 24 25। अब देख लीजिए, अगर नहीं हम लोग को ये याद रहा तो फिर 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हालांकि सारा स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक याद तो करना ही है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन का काफ़ी सारा टाइम हम लोग का बच जाता है। इसके अलावा एक और हो गया 20 21 और 29। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हो गया जो बेसिकली थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, दिमाग में हम लोग को रखना है कि ये ट्रिपलेट्स होते हैं, और ये अगर 2 नंबर हम लोग को दिख रहे हैं कहीं पे भी ट्राइंगल में, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि तीसरा साइड का लेंथ क्या होगा। तो ये हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्लियर है यहाँ तक? सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझने का, क्योंकि ये सर्कल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्राइंगल में तो यूज हो ही रहा है, लेकिन ये सर्कल के क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल पहले क्या होता है ट्राइंगल का। मान लेते हैं ये कोई 3 साइड का ट्राइंगल है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी इन तीनों साइड में से अगर किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं इस साइड, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यही वाला एंगल एक्सटीरियर है, अगर इस साइड को इधर प्रोड्यूस करे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो कोई भी साइड है, इसको इधर अगर प्रोड्यूस करे तो ये साइड भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को बैकवर्ड प्रोड्यूस करे, इस साइड प्रोड्यूस करे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस साइड को इधर प्रोड्यूस करे तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। ये इसको प्रोड्यूस करे तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। हालांकि वैल्यू सबका अलग अलग होगा, लेकिन सारे एक्सटीरियर एंगल्स ही कहलाएंगे ट्राइंगल के। ठीक है, इन सबका वैल्यूज अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स ही होंगे। तो किसी भी साइड को अगर एक ट्राइंगल का प्रोड्यूस करे आगे, तो जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल और उस प्रोड्यूस लाइन के बीच में, ट्राइंगल और इस प्रोड्यूस लाइन के बीच में, ये वाला एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए इतना ज्यादा हो जाता है ना कि एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है
कि मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो दो बचे हुए इंटीरियर एंगल्स है, जिस एंगल के बगल में एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, मान लेते ये वाला एंगल, इसको नहीं इंक्लूड करना है, बाकी दोनों एंगल्स। ठीक है, तो थ्योरम हम लोग का क्या कहता है कि सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो जैसे कि ये वाला एंगल, अब एंगल का नेमिंग जो होता है वो तो आई गेस सबको पता ही होगा कि कैसे हम लोग थ्री डिजिट में नेमिंग करते हैं। जैसे ये वाला एंगल है तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ए सी डी, तो जो एंगल ए सी डी है ये हमारा हो जाएगा एंगल सी ए बी, सी ए बी प्लस, और दूसरा कौन सा एंगल हो जाएगा, ए बी सी। इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सटीरियर एंगल का, जहाँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जगह पे काम आता है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग का साइड रिड्यूस्ड है। ठीक है, एंड ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला मान लेते हैं ये ई है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला एंगल, एंगल सी बी ई, अब ये वाला एंगल हम लोग को नहीं कंसिडर करना है, बाकी दोनों, यानी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। सो एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बी ई, यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो एंगल सी बी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। सो एक्सटीरियर एंगल का सिंपल सा यही है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट। ऑल्टीट्यूड क्या होता है एक ट्राइंगल का? ऑल्टीट्यूड हो जाता है, मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है। अब अगर किसी वर्टेक्स से हम लोग ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ए सी, अगर एक ट्राइंगल है, ये ड्रॉप करें, तो ये जो लाइन बनता है इसको हम लोग बोल देते हैं ऑल्टीट्यूड। ये हो गया हमारा ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि इस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा, अभी वो जो इक्वली डिवाइड करेगा उस पर भी हम लोग आएंगे। ऑल्टीट्यूड का एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये 90 डिग्री पे होगा, बस, इसके अलावा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर दो बन जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जो भी पाइथागोरस थ्योरम है हम लोग लगा सकते हैं इस पे। लेकिन ऑल्टीट्यूड का एक सिंपल मतलब होता है, एक इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाता है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, अगर ये आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस या राइट एंगल ट्रायंगल, तो जब इसमें हम लोग ऑल्टीट्यूड अगर बनाएंगे, इसमें अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे, तो ये जो बेस है, मान लेते हैं ये हमारा बी सी बेस था, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। अगर ये बी सी 10 सेंटीमीटर का था तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ऑल्टीट्यूड जो है हमारा, ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में बेस को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल के केस, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो अगर ट्रायंगल है देन ये बेस को इक्वली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीडियन। अब ऑल्टीट्यूड हम लोगों ने देख लिया कि वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है। मीडियन क्या हो जाता है, एक चीज और था ऑल्टीट्यूड में, ऑल्टीट्यूड में ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल,
इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है। सेम अगर इसमें आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देन ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जिस साइड से मान लेते हैं ए वर्टेक्स से हमने ड्रॉ किया है, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, नॉट इन एवरी ट्रायंगल। बट मीडियन क्या होता है? मीडियन का काम ही होता है कि अगर किसी से मतलब मान लेते हैं ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम लोग मीडियन बोल देते हैं। ठीक है, तो मीडियन का हम लोग डेफिनेशन एक तरह से अगर बोले तो एनी लाइन drops from a vertex, dropped from a vertex, dropped from a vertex and divides the base, divides the base in equal parts, equal parts। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे BD का लेंथ जो है हमारा ये DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में ये वाला एंगल को 90 डिग्री होना या इस एंगल को 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, हो सकता है, वो भी अभी बता रहे हैं, हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा जैसे ऑल्टीट्यूड में था। अब सेम जैसे वहां पे एक्सेप्शन था, वैसे यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन आता है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इन दोनों केस में क्या होगा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा एंड ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंड मीडियन में एक और चीज होता है कि ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, हमेशा किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, भले उसके लीन ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, ये दोनों जो एंगल्स होता है, मतलब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। अगर एक मीडियन है तो वो वर्टेक्स एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड जो बेस है उसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें यही आ जाता है कि अगर ये आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देन ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक क्लियर है क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, किस तरह से हम लोग ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करते हैं, एंगल्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे। देन हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हम लोगों ने देखा एक्सटीरियर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश। देन हमारा ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन का कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली यहाँ तक हो गया। देन एक और लास्ट चीज बच जाती है, एक्सटीरियर एंगल तो हमने कवर कर लिया, एक होता है सरकम सर्कल। अब ये सरकम सर्कल क्या चीज होता है? तो सरकम सर्कल एक बेसिकली अगर हम समझें तो मान लेते हैं अगर कोई हमारा ट्रायंगल है, तो एक ऐसा सर्कल जो कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ हो और बाहर की तरफ से बने, इसको हम लोग बोल देते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, ये हो गया सरकम सर्कल। अब ये सरकम सर्कल बनता कैसे है? सो एक सरकम सर्कल बनने के लिए मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, सो एक एक वर्टेक्स को हम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? पहला चीज परपेंडिकुलर एंड दूसरा बाइसेक्टर, मतलब इस लाइन के बीच पे आके एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जो कि इस लाइन को बिल्कुल डिवाइड कर रहा होगा आधे आधे में एंड ये 90 डिग्री होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसी तरह अगर दूसरे वर्टेक्स का भी हम लोग बनाएंगे इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये यहाँ मीट करेगा, इसका भी बनाएंगे, तो ये तीनों जब हम लोग बनाते हैं तो ये एक पॉइंट पे मीट करता है। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, एंड इस सरकम सेंटर से अगर किसी भी वर्टेक्स पर रखकर हम लोग एक सर्कल बनाना चाहें तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है।
ये वाला चीज हो गया सर्कम सर्कल। ठीक है। अब सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम लोग इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे। ऑब्वियसली वो ट्रायंगल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट था कि ये हमारे सर्कल्स में भी यूज आएगा। तो बेसिकली सर्कम सर्कल क्या होता है और किस तरह से बनता है, एक बार और बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। सो इसमें अगर हम लोग साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाएंगे, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होगा ये एंगल, एंड बाइसेक्टर यानी ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। तो साइड्स के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग बनाते हैं तो वो तीनों साइड्स के एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे जिसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलेंगे। एंड इस पॉइंट से इस वर्टेक्स पर अगर मतलब कंपास का एक लेग यहाँ रखें और दूसरा लेग यहाँ और ये पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा जो कि पूरे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है। तो इसको हम लोग सर्कम सर्कल बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन सर्कल। अब इन सर्कल क्या चीज होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, इस तरह का कोई ट्रायंगल है। तो इन सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को सर्कल टचिंग ऑल द थ्री sides of the triangle। मतलब ये इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इन सर्कल। अब इन सर्कल कैसे बनता है, जैसे हमने सर्कम सर्कल देखा उसी तरह से अगर एक ट्रायंगल में हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर्स बनाए। एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, इस एंगल को आधे आधे में बांट के मान लेते हैं 15 डिग्री में बांट के एक ऐसे करके बनेगा, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर। इसी तरह से इस एंगल का भी अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, एंड इस एंगल का भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये तीनों एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है। एंड इन सेंटर से अब अगर हम लोग किसी भी इस पॉइंट पे रखकर एक सर्कल बना रहे हैं जो कि तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ये जो हमारा बनता है ये हो जाता है इन सर्कल। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सर्कम सर्कल था वो क्या बन रहा था, सर्कम सर्कल जो था वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को जहां पे मीट कर रहे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट कर रहे थे वहां बन रहा था। एंड इन सर्कल हमारा कहाँ बन रहा है, इन सर्कल हमारा बन रहा है जहां पे हमारे एंगुलर बाइसेक्टर्स बन रहे हैं। एंगुलर यानी एंगल को आधा आधा कर रहे हैं। एंगुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमारा इन सेंटर बन रहा है और वहां से हम इन सर्कल बना रहे हैं। तो ये हो गया सर्कम सर्कल एंड ये हो गया इन सर्कल। ठीक है। अगर ना समझ आए तो एक बार थोड़ा बैक करके फिर से देखें तो वो समझ आ जाएगा, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। एंड इसके साथ हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं ट्रायंगल्स का। ये सारा हम लोग ने जितना भी देखा ये हो गया इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसके अलावा एक चीज होता है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। तो पहले इस थ्योरम का सबसे पहले जो मतलब स्टेटमेंट है कि सम ऑफ टू sides of triangle has to be greater than third side। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये वाला हमारा अगर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमारा इनइक्वालिटी का इक्वेशन क्या कहता है हम लोगों को कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नॉट इवन इक्वल, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारा ए बी और बी सी का अगर लेंथ को जोड़े तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का है, तो क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। अब अगर ये वो दोनों साइड लेते हैं तो 5 + 4 9, 9 क्या जो बचे हुए साइड 3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। अब बचा हुआ 5 और 3 8, 8 क्या 4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है मीन्स कि
इस तरह का एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया वायलेट हो जाता देन ये ट्रायंगल बनता ही नहीं, ये तीनों साइड्स आपस में मिलते ही नहीं, ये ट्रायंगल बन ही नहीं पाता। तो इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग को है, ये हम लोग को बताता है कि कोई ट्रायंगल बनाना एक्चुअली में पॉसिबल है कि नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि वो ट्रायंगल बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं मान लेते हैं 2 2 और 5 सेंटीमीटर, अगर ये लेते हैं। सो अगर हम लोग 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 क्या 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर यहाँ पे 7 और 2 आ जा रहा है, 7 क्या 2 से बड़ा है? बड़ा है। लेकिन जब हम लोग 2 + 2 कर रहे हैं 4, तो क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, ये नहीं बड़ा है। मतलब ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम लोग तीनों ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ को देख के भी बता सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो sum of two sides of a triangle has to be greater than the third side। ठीक, ये हो गया इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट। सो इस तरह से हम लोग को अगर मान लेते हैं कि कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, हम लोग को चेक करना है कि ये हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे 5 + 10 12 15, 15 क्या 12 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। ठीक है, 10 + 12 22, क्या 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। एंड देन 12 + 5 17, 17 क्या 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ये ट्राइंगल पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट था ट्राइंगल से रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और भी कॉन्सेप्ट्स है ट्राइंगल में, कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलैरिटी है, कुछ इन सेंटर सरकम सेंटर्स की और प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग आगे बाद में कवर करेंगे। पहले हम लोग इससे पहले सर्कल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा हो गया ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली आज क्वेश्चंस भी हम लोग को करना था, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। सो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ पहला लेक्चर देख ले, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। ये भी जो क्वेश्चंस है अभी देखेंगे कि उनका कैसे यूज़ हो रहा है इसमें। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इस लेक्चर के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालता हूँ, उनको प्लीज़ लेक्चर देखने के तुरंत बाद या कोशिश करें एक दिन के अंदर बना लें, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। वो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट्स ब्रेन में नहीं बैठेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे क्वेश्चन जो भी मैंने डाले, उसके अलावा भी अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा स्पीड आएगी। ठीक है, सो इसी नोट पे ये वाले लेक्चर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एंड नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बाकी ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।